बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में एज द नेम इंडिकेट्स पेरिकार्डाइटिस इज जस्ट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम दैट सराउंड्स द हार्ट। कहते हैं कि बेसिकली पेरिकार्डियम होती क्या है। जो पेरिकार्डियम है वो एक लेयर ऑफ द हार्ट होती है जो हार्ट को सराउंड करती है फ्रॉम द आउटसाइड, और इसके अंदर एक थोड़ा सा फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान जो स्पेस बनती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल सैक। तो पेरिकार्डियल सैक में जितना नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड की कंसनट्रेशन होती है 50 मिलीलीटर। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि लुब्रिकेट करती है सरफेस ऑफ द हार्ट को, और जो है हार्ट की नॉर्मल जितनी डिस्टेंशन होनी चाहिए उतनी उसको लिमिट करती है, उसको ओवर डिस्टेंशन होने से रोकती है। और इसके अलावा ये जो है ना हार्ट के अंदर पहुंचने वाले जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए मेजर बैरियर का काम करती है। हम मूव ऑन करते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, आखिर ऐसा क्या होता है कि जो है ना पेरिकार्डियम वो इन्फ्लेम कर जाती है। पेरिकार्डियम इन्फ्लेम करती है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट जस्ट डिस्टर्ब द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द पेरिकार्डियम। एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो पेरिकार्डियम को डिस्ट्रॉय कर दे। इन्फेक्शंस में हमारे पास किसी भी किस्म का वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एनी काइंड ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटिक फीवर हो सकता है, या फिर SLE हो सकता है, दैट इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। हमें मालूम है कि जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे एक्सुडेट और ट्रांसुडेट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। तो जब भी हमारे पास पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन होगी, पेरिकार्डाइटिस होगा, देयर विल बी पेरिकार्डियल इफ्यूजन दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है इफ्यूजन हो रही है, इसकी आगे हमारे पास फर्दर टाइप्स होती हैं, फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो किस किस फॉर्म में ना अवेलेबल होगा। वो हमारे पास फाइब्रिनस हो सकता है, वो हमारे पास सीरस हो सकता है, वो हमारे पास हेमरेजिक हो सकता है, वो हमारे पास पुरुलेंट हो सकता है। एनी काइंड ऑफ पस एक्यूमुलेट हो सकती है, ब्लड की एक्यूमुलेशन हो सकती है, एनी काइंड ऑफ सीरस फ्लूइड एंड फाइब्रिनस जो है ना एक्सुडेट हमारे पास एक्यूमुलेट हो सकता है। अच्छा, जब हमारे पास फाइब्रिनस टाइप ऑफ इफ्यूजन होगी तो हमारे पास एडहेरेंस जनरेट होंगे। ठीक है, जब सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेगा कि एक स्ट्रॉक कलर्ड फ्लूइड होगा जिसके अंदर ना हाई प्रोटीन कंटेंट होगा। हेमरेजिक में हमारे पास ब्लड होगा, और ब्लड हमारे पास किस डिजीज़ की वजह से आएगा, वो हमारे पास एनी काइंड ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज़ की वजह से आएगा। पुरुलेंट एज इट इंडिकेट्स पस, एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस होगा, उसकी वजह से जो है ना पस एक्यूमुलेट होगी और वो पुरुलेंट इफ्यूजन का बाइस बनेगा। ठीक है, पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि एनी काइंड ऑफ हमारे पास इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या इन्फेक्शन की वजह से होने वाले जो हमारे पास पेरिकार्डियल इफ्यूजन है वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स की होगी। फाइब्रिनस होगी तो वहाँ पे एडहेरेंस बनना शुरू हो जाएंगे, हार्ट की जो वॉल है वो आपस में स्टिक करना शुरू हो जाएगा, एक जो है ना हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बन जाएगा बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड हार्ट। सीरियस होगा तो वहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉक कलर्ड फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। हेमरेजिक होगा तो ब्लड एक्यूमुलेशन होगी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज़। पुरुलेंट होगा देन इट जस्ट बिकॉज ऑफ सेप्सिस और काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स। क्या आखिर ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो पेशेंट है वो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का जो है ना वो पेशेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो पेशेंट है वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा विद अ चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन भी उसको कहा होगा स्टर्नम के नीचे, स्टर्नम के पीछे, रेट्रोस्टर्नल। ठीक है, जो रेडिएट करेगा टुवर्ड्स द शोल्डर एंड नेक, और वो रेडिएट कर रहा होगा किधर, शोल्डर की तरफ और नेक की तरफ, क्योंकि जो हमारी पेरिकार्डियम को वेगल स्टिमुलेशंस आ रही होती हैं वो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स उनका जो कॉमन पॉइंट होता है पोस्ट गैंग्लियन के अंदर ना कॉमन होता है, तो जिसकी वजह से चेस्ट पेन जब होता है तो वो रेडिएट करता है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन रेडिएट कर जाता है टुवर्ड्स द नेक एंड शोल्डर्स। और इसके अलावा जो हमारे पास अब क्या है कि पेरिकार्डियल सैक के अंदर जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो वो कॉरस्पॉन्डिंग जो वहाँ पे लंग है उसकी एक्सपेंशन को, उसकी इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को इफेक्ट करेगा। उसको इफेक्ट करने की वजह से जो हमारे पास ब्रीथिंग मूवमेंट्स होंगी लंग की एक्सपैंड करने की और डी इन्फ्लेट करने की वो कम हो जाएंगी। ठीक है, बहुत रिड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्रीथिंग मूवमेंट्स कम होंगी, दैट विल लीड टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। ठीक है, अच्छा, अब जब इस तरह का कुछ होगा तो जो पेशेंट है ना वो अपने आप को कंपनसेट करने के लिए बॉडी पोजीशंस को चेंज करेगा कि कोई भी ऐसे पोजीशन वो अटेन करे जिसकी वजह से जो है ना उसका ब्रीथिंग मूवमेंट्स या जो उसका सांस है ना वो बहाल रहे। ठीक है, इसके अलावा जो है ना उसको स्वॉलोइंग में भी डिफ़िकल्टी होगी। स्वॉलोइंग में क्यों डिफ़िकल्टी होगी, जाहिर सी बात है कि जब पेरिकार्डियम का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड इंक्रीज़ हो गया है, तो वो मीडियास्टिनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंप्रेशन का बाइस बनेगा, इसोफेगस की कंप्रेशन का बाइस बनेगा, तो स्वॉलोइंग में भी डिफ़िकल्टी आ जाएगी। अब हमारे पास आता है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब।
पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब बेसिकली अब हमारे पास हुआ क्या है, जब पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है तो जो हार्ट है वो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लोट करने लगी है। जब हार्ट पेरिकार्डियल फ्लूइड के कैविटी के अंदर फ्लोट करने लग जाएगा, उसकी जो एपेक्स है, उसके जो हार्ट साउंड्स हैं वो हमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सुनाई देंगी, ठीक है। और एक हमारे पास ना रगड़ होती है ना, जैसे रगड़ दो चीज़ों के दरमियान रगड़ जनरेट होती है, तो वैसे वाली हमारे पास जो है ना साउंड प्रोड्यूस हो गया ऑस्कल्टेशन एट द टाइम ऑफ सिस्टोल, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है ना वो बेसिकली एक हाई पिच्ड सुपरफिशियल स्क्रैचिंग और क्रंचिंग नॉइज़ होती है, जो कि इन्फ्लेम पेरिकार्डियम के ऊपर जब हार्ट की मूवमेंट होती है उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द हार्ट होती है उसकी वजह से जो हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है, कि हार्ट की एक लोकेशन नहीं है तो वो सर्कुलेट कर रहा है, उसके अंदर फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करने की वजह से हमारे पास एक टू एंड फ्रो टाइप जो है ना साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब कहते होते हैं। हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशंस, यानी हम जो हमारे पास पेशेंट आ गया है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का, उसको हमने क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर एक अंदाज़ा अपने एक डायग्नोसिस बना लिया है माइंड में कि मे बी द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। तो अब हमें उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी है कि जो हमारा डायग्नोसिस है वो बिल्कुल स्टिक टू द पॉइंट हो जाए कि हाँ ये हर हाल में ही एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। इसके लिए हमने पहले क्लिनिकल फीचर्स देख लिए पेशेंट के, कि पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन है रेट्रोस्टर्नल, पेशेंट की स्वेलिंग रिड्यूस्ड है इफेक्टेड है, पेशेंट की ब्रीथिंग साउंड्स इफेक्टेड हैं, पेशेंट की चेस्ट मूवमेंट्स इफेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मूव ऑन किया टूवर्ड्स द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन जो हम हार्ट के हर पेशेंट के अंदर करवाते हुए ईसीजी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट की एलिवेशन होगी विद अपवर्ड कनकेविटी, पीआर इंटरवल की डिप्रेशन होगी और टी वेव की क्या होगी, इन्वर्जन। ईसीजी पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन विद अपवर्ड कनकेविटी। ये क्या होता है ये मैं अब आपको बताने लगी। हमारे पास एक वेव फॉर्म है इकोकार्डियोग्राफी का, ये हमारे पास है लीड 1, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, ठीक है। ये जो पॉइंट हमारे पास है जिसके ऊपर पूरी वेव लाई करी है, एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। इससे ये आप देख रहे हैं एक पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह ये चीज़ एलिवेट करिए, अपवर्ड मूव करिए और एक हमारे पास ये कनकेव बन रही, कनकेविटी बन रही, इसको हम कहते हैं अपवर्ड कनकेविटी ऑफ एसटी सेगमेंट। यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अपवर्ड मूव है, अपवर्ड, और इसकी जो कनकेविटी है वो एलिवेट हो गया, नीचे आ रही है, तो ये हमारे पास क्या एसटी सेगमेंट एलिवेशन विद अपवर्ड कनकेविटी। यहाँ पे हमारे पास एज सच इतना शो नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फिर से हमारे पास एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है विद अपवर्ड कनकेविटी, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है विद अपवर्ड कनकेविटी। मूविंग टूवर्ड्स द लीड 2, लीड 2 के अंदर भी हमारे पास प्रोमिनेंट अपवर्ड कनकेविटी है, लीड एवीएल के अंदर भी अपवर्ड कनकेविटी है, लीड V2 के अंदर तो बहुत प्रोमिनेंट है, लीड V5 के अंदर भी प्रोमिनेंट है। ये जो ऊपर की तरफ मूव करके हमारे पास एक कनकेव एरिया बन रहा है, ये बेसिकली अपवर्ड कनकेविटी ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन है इन पेरिकार्डाइटिस। मूविंग टूवर्ड्स लीड 3, ये हमारे पास नियरली नॉर्मल है, AVF भी नॉर्मल है, V3 के अंदर देखें कितनी प्रोमिनेंट जो है ना हमारे पास ये एसटी कनकेविटी आ रही है। यहाँ पे भी हमारे पास कनकेविटी जो है ना वो मौजूद है। जितनी भी चेस्ट लीड्स हैं ना V1 से लेकर V6 उनके अंदर तकरीबन हमारे पास जो है ना कनकेविटी नज़र आ रही है। देखें V1 में भी है, V4 में भी है। देन मूविंग डाउनवर्ड टूवर्ड्स V2 एंड V5 दोनों में है। देन मूविंग टूवर्ड्स V3 एंड V6 इनमें भी अपवर्ड कनकेविटी है। तो जितनी चेस्ट लीड्स हैं ना V1 से लेकर V6 तक उन सब के अंदर हमें अपवर्ड कनकेविटी ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन नज़र आएगी, जो कि मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट होगा फॉर पेरिकार्डाइटिस। एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देख ली इन पेरिकार्डाइटिस, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज हुआ कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर भी तो एसटी सेगमेंट की एलिवेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पेरिकार्डाइटिस में भी एसटी सेगमेंट की एलिवेशन हो रही है। तो हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और पेरिकार्डाइटिस की ईसीजी के ज़रिए दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो पेरिकार्डाइटिस है उसके अंदर हमारे पास एसटी सेगमेंट की अपवर्ड कनकेविटी आ रही है, अपवर्ड एलिवेशन और कनकेविटी आ रही है। कनकेविटी का वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ कि ये वो मेन बात है, ये वो मेन पॉइंट है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को और पेरिकार्डाइटिस को डिफ्रेंशिएट करेगा। ये हमारे पास क्या है, एसटी सेगमेंट अपवर्ड कनकेविटी। अब हम देख लेते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ईसीजी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ईसीजी, इसमें अगर हम लीड 2 को देखें तो ये हमारे पास एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है, लेकिन इसमें अपवर्ड कनकेविटी नहीं है, ठीक है। अगर हम डाउनवर्ड मूव करें टूवर्ड्स लीड 3 AVF
तो ये आप देखिए यहाँ पे अपवर्ड कनकेविटी ऑफ एसटी सेगमेंट, अपवर्ड जो है ना एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे कनकेविटी नहीं है, अपवर्ड कनकेविटी। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो डिप्रेशन है, ये नॉर्मल है। तो ये बात जो है ना मेन डायग्नोस्टिक है। जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन की जो ईसीजी है ना, उसके अंदर हमारे पास एसटी सेगमेंट की एलिवेशन तो है, लेकिन उसके अंदर अपवर्ड कनकेविटी नहीं है। और इसके अंदर जो है ना ये लीड 3 के अंदर भी अपवर्ड एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट है, लेकिन कनकेविटी नहीं है। करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, दैट इज इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हमारे पास प्लूरल पेरिकार्डियल इफ्यूएन जो है वो नज़र आएगी कि जो पेरिकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ना, उसकी वजह से जो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, तो वो हमारे पास जो है ना इकोकार्डियोग्राफी में प्रोमिनेंट नज़र आएगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में हमने बताया कि हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ना चेस्ट पेन जनरेट हो रहा है, और वही चेस्ट पेन है जो हमारे पेशेंट को सबसे ज़्यादा इरिटेबल किया हुआ है। तो हमें उस चेस्ट पेन को ट्रीट करना है। उसके लिए हम देंगे जो ड्रग्स, वो हमारे पास होंगे ड्रग्स ऑफ चॉइस में एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उनमें हम चूज़ करेंगे एस्पिरिन को और इंडोमेथासेन को। डोजेज इसकी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो है ना वो हम एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये भी हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, लेकिन जो है ना ये हमारे सिम्टम्स को तो रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन ये क्यूरेटिव नहीं होते, इसलिए हम इनको ज़्यादातर इस्तेमाल भी नहीं करते। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब भी बॉडी में किसी भी किस्म का इफ्यूएन हो रही है, पेरिकार्डियल इफ्यूएन हो रही है, तो वहाँ पे या पेरिकार्डाइटिस हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वो एक रिजर्व बन गया है फॉर डिफरेंट बैक्टीरियाज टू ग्रो देयर एंड टू कॉज इन्फेक्शन। इस वजह से हम एंटी माइक्रोबियल जो है ना वो थेरेपी करेंगे। नाउ ये तो थे हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर देते थे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर देते होते हैं। नीडल को जो है ना हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द पेरिकार्डियल स्पेस। वहाँ से हम जो है ना नीडल के ज़रिए फ्लूइड को सक कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर देते होते हैं। पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है ना वो हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जो पेरिकार्डियल लेयर्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो आपस में रीयूनाइट कर जाएँ। तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस में हम नीडल एस्पिरेशन करेंगे, इट विल गिव अस वेरी गुड रिजल्ट्स। उसके अलावा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर हम जो है हार्ट ओपन करके वहाँ से फिर फ्लूइड को रिमूव कर देते होते हैं। ठीक है, अब हमें एक्यूट पेरिकार्डाइटिस समझ आ गया कि जो हमारा पेशेंट है वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगा, रेडिएट करा होगा नेक में और शोल्डर्स में। इसके अलावा जो है उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, मूवमेंट जो है ब्रीथिंग है वो डिस्टर्ब होगी, स्वैलोइंग डिस्टर्ब होगी। हमने डायग्नोस कर लिया कि ऐसे सेगमेंट की एलिवेशन होगी विद अपवर्ड कनकेविटी। सो दिस इज़ ऑल फॉर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। प्लूरल इफ्यूएन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने लगे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।